India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लिया आड़े हाथों। कहा, पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश। जांच अधिकारी और पुलिस आयुक्त को हटाने का दिया निर्देश। संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी, कार्रवाई की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की रद्द। वंदे मातरम बजाने की सलाह अनिवार्य की नहीं, पालन न करने पर कोई दंड नहीं, अगर सरकार दंड लगाए तब करें याचिका दाखिल। दिल्ली के उत्तम नगर में होली में हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। तरुण के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष आवेदन देने को कहा। सीबीआई जांच की मांग को खारिज की। दिल्ली पुलिस को पेशेवर बल बताया। सीजीआई ने व्यक्ति को लगाई कड़ी फटकार। अपने विरुद्ध फैसले पर व्यक्ति ने सीजीआई के भाई को किया फोन। सीजीआई ने दी चेतावनी, ऐसा करने की कभी हिम्मत ना करें, करेंगे अवमानना की कार्रवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. हरियाणा के गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की और मामले की गंभीरता को कम करके दिखाया। अदालत ने पाया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया या पॉस्को एक्ट की धारा 6 या गंभीर यौन उत्पीड़न लागू होती है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर इसे धारा 10 या कम गंभीर अपराध के तहत दर्ज किया। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि पुलिस ने पूरी तरह से आरोपियों को बचाने के लिए प्रयास किए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया न केवल लापरवाही थी, बल्कि इससे पीड़िता को दोबारा मानसिक आघात झेलना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह असंवेदनशील है, गैर जिम्मेदाराना है और पूरी तरह से कानून के खिलाफ थी। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी नजरीन भसीन के नेतृत्व में एसआईटी गठित की और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त व 5 जांच अधिकारी को मामले से अलग कर दिया। इसके साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 4 साल की बच्ची के मामले में ऐसी संवेदनहीनता है तो कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय करना अदालत का काम है कि कौन सी धारा लगेगी, न कि पुलिस या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। अदालत ने यह भी पाया कि बच्ची और उसके परिवार को जांच के दौरान बार बार परेशान किया गया, जिससे पीड़िता को और भी अधिक मानसिकता कष्ट हुआ। न्यायमूर्ति बागची ने इसे पीड़िता के प्रति सबसे खराब तरह का अपमान बताया, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक 4 साल की बच्ची तक पर शक करना बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रवैये पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने बच्ची के साथ बेहद असंवेदनशील व्यवहार किया और उन्हें खुद बच्ची के घर जाना चाहिए था। कोर्ट ने उनके शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता पर भी संदेह जताया और उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा मैक्स अस्पताल के एक डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने कथित तौर पर मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव किया था। कोर्ट ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला बच्ची के माता पिता द्वारा दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें उन्होंने इस निष्पक्ष जांच की मांग की थी। कोर्ट ने पहले ही जांच के तरीकों को चौंकाने वाला बताया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जिन्होंने कथित तौर पर बच्ची का बयान आरोपियों के पास ही दर्ज करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि दोषियों को बचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजाने के सरकारी सलाह को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सलाह अनिवार्य नहीं है और इसके पालन न करने पर कोई दंड नहीं है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, हम तब सुनेंगे जब दंडात्मक परिणाम होंगे या इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। यदि सूचना सलाहकारी है, कोई दंडात्मक परिणाम नहीं है। कोर्ट के समक्ष प्राथमिक मुद्दा ये था कि क्या सरकार द्वारा वंदे मातरम गाने को प्रोत्साहित करने वाला एक सलाहकारी जो इसे अनिवार्य नहीं बनाता और न ही दंड का प्रावधान करता, अप्रत्यक्ष दबाव और सामाजिक दबाव पैदा करने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हेगड़े ने सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान गाने के निर्देश को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने विजोई इमैनुअल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान गाने से इनकार करने वाले एक छात्र को संरक्षण दिया गया। देशभक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हेगड़े ने प्रस्तुत किया, राष्ट्रगान के लिए भी इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सीजीआई ने पूछा, यदि संविधान का कोई अर्थ होना है तो इसे व्यक्तिगत विवेक की रक्षा करनी होगी। हमारी परंपरा सहिष्णुता दिखाती है। यदि कोई सलाह है जिसमें दंड नहीं है तो आपके लॉर्डशिप इसे ले सकते हैं। इसका पालन करना कोई तरीका नहीं है। हेगड़े ने कहा, कृपया हमारे पास आइए जब आपको सलाह के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़े। न्यायाधीश बागची ने कहा, हेगड़े ने कहा कि अनुरूप होने का खतरा है। असहमत होते हुए न्यायाधीश बागची ने कहा, अनुरूप होने का कोई खतरा नहीं है। आपके पास भेदभाव की कुछ अस्पष्ट आशंकाएं हैं। यह एक समय से पहले ही आशंका है। यदि कोई दंडात्मक परिणाम है तो आप हमारे पास आइए। सीजीआई ने हेगड़े से कहा, हम बस इतना महसूस करते हैं कि आपके पास भेदभाव की कुछ अस्पष्ट आशंकाएं हैं जिनका विवादित परिपत्र से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। न्यायाधीश बागची ने कहा, हेगड़े ने फिर राष्ट्रगान की प्रतिष्ठा को कम करने के बारे में एक और तर्क उठाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दौरा किया तो वंदे मातरम को 3 मिनट के लिए गाया गया था। उन्होंने कहा, 3 मिनट का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को हावी कर देगा। उन्होंने कहा कि परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा और कहा कि राष्ट्रगान के मूल्य को कम करेगा। काफी नागरिक हैं जो अनुरूप होने के दबाव को महसूस करेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने फिर असहमत होते हुए कहा, यह केवल एक प्रोटोकॉल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय का परिपत्र सलाहकारी है और इसका पालन अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि परिपत्र में शब्द का उपयोग ये दर्शाता है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। कोई दंडात्मक परिणाम नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता की चिंताएं निराधार हैं। अगर भविष्य में भेदभाव या दबाव का मामला आता है तो याचिकाकर्ता कोर्ट में जा सकता है। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी सुहानी त्रिवेदी। क्या जानकारी है सुहानी आपके पास? नमस्ते दर्शकों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि वंदे मातरम को फंक्शंस और स्कूल्स में बैन कर दिया जाए। जिसमें पिटिशनर ने ये कहा कि अगर जो लोग वंदे मातरम को नहीं गा पाते या फिर किसी धार्मिक कारणों से उसमें उसको लेकर खड़े नहीं हो पाते, उन पे कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। जिसपे सीजीआई ने ये कहा कि जो सर्कुलर दायर होती है उसमें ये कहीं पे भी नहीं कहा जाता कि अगर आप नेशनल सॉन्ग नहीं गाओगे तो आपको किसी भी तरह का सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पिटीशन को आज सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया। ठीक है सुहानी, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली में होली के दिन हुई हिंसा में 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष परिवार की सुरक्षा को लेकर आवेदन देने की अनुमति दी। यह याचिका तरुण के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाले बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों की जांच और समाधान दिल्ली पुलिस बेहतर तरीके से कर सकती है। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पुलिस आयुक्त दिल्ली के समक्ष एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। हालांकि अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में जांच जारी है और हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना उचित नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई पहले से ही अत्यधिक मामलों से बोझिल है और हर मामले में उसे शामिल करना व्यवहारिक नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि एक मामूली घटना पानी के गुब्बारे को लेकर ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि जब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मामला वर्तमान याचिका का हिस्सा नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस एक पेशेवर बल है और उसके मनोबल को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पहले पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जाए और यदि वहां संतोषजनक समाधान नहीं मिलता तो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अदालत ने यह भी भरोसा जताया कि दिल्ली पुलिस पीड़ित परिवार की सुरक्षा के खतरे का आकलन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। यदि इसके बावजूद शिकायतों का समाधान नहीं होता तो याचिकाकर्ताओं को आगे कानूनी विकल्प अपनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह घटना होली के दिन दो पड़ोसी परिवारों हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच पानी के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। इस झड़प में तरुण बुटोलिया की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय प्रशासनिक तंत्र को पहले कार्रवाई करने का अवसर दिया, जबकि पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते भी खुले रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास करने वाली अधिवक्ताओं के लिए एक समर्पित कल्याणकारी कोष बनाने की मांग की गई है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश आलोक आराधे की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष भारत संघ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी किया है। एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि अधिवक्ता कल्याण कोष अधिकतम अधिनियम में एक वैधानिक शून्यता है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के लिए एक समर्पित कल्याणकारी तंत्र बनाने की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 2001 के तहत कई राज्यों में कल्याणकारी स्टाम्प व्यवस्था के बावजूद सुप्रीम कोर्ट विशिष्ट कल्याणकारी कोष ढांचे की अनुपस्थिति के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं। अधिनियम की धारा 27 में अदालतों सहित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर वकालतनामों पर कल्याणकारी स्टाम्प लगाने का प्रावधान है। हालांकि ऐसे स्टाम्प से प्राप्त आय राज्य बार काउंसिल कल्याण कोष में जमा की जाती है और एससीबीए सदस्यों के लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें एक प्रस्तावित नियम 15A को शामिल करने और परिभाषा खंड और अनुसूची में 3 में परिवर्तन करने की मांग की गई है, ताकि कोर्ट के समक्ष दायर प्रत्येक वकालतनामा पर 500 का अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प अनिवार्य किया जा सके। याचिका में प्रस्तावित है कि परिणामी कोपर्ट्स का प्रबंधन मुख्य न्यायाधीश या एक नामित न्यायाधीश एससीबीए के पदाधिकारियों और नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तहत एक उच्च स्तरीय कल्याणकारी कोष प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। एससीबीए का तर्क है कि वर्तमान वैधानिक ढांचा एक विधायी शून्यता पैदा करता है और अनुच्छेद 14, 19 उपधारा 1G और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह एससीबीए सदस्यों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जो एक विशिष्ट और विशेषज्ञ पेशेवर वर्ग है जो पूरे भारत में अभ्यास में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2019 के तारसेम सिंह मामले में दिए गए फैसले को केवल भविष्य में लागू करने की मांग की गई थी। इस फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सोलेटियम और ब्याज लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि NHAI का अतिरिक्त वित्तीय बोझ 29,000 करोड़ का होना फैसले की समीक्षा का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि सोलेटियम और ब्याज का भुगतान मुआवजे में निष्पक्षता की आवश्यकता से उत्पन्न होता है और इसे अधिग्रहण प्राधिकरण पर वित्तीय बोझ के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2015 से पहले जिन मामलों में मुआवजे का निर्धारण अंतिम रूप से हो चुका है, उन्हें बाद में कानून की घोषणा के आधार पर फिर से नहीं खोला जा सकता। हालांकि जिन मामलों में मुआवजे का निर्धारण अभी भी लंबित है, वे सोलेटियम और ब्याज के हकदार होंगे। NHAI ने तर्क दिया था कि 2019 के फैसले को केवल भविष्य में लागू करने से 29,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ कम होगा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि न्यायिक निर्णयों की पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होना एक सामान्य नियम है और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोलेटियम और ब्याज का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक कानूनी अधिकार है और इसे वित्तीय बोझ के आधार पर कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने NHAI को निर्देश दिया कि वह तारसेम सिंह मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार सोलेटियम और ब्याज की राशि की गणना करें। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई है, जिसने उनके भाई को फोन करके एक मामले में दबाव डालने की कोशिश की, जो उनके द्वारा पारित आदेश से संबंधित था। कथित तौर पर आरोपी व्यक्ति ने CJI के भाई को फोन किया और कहा, आपके भाई ने यह आदेश पारित किया है, अब क्या होगा। CJI ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी भी ऐसा करने की हिम्मत ना करें। अगर आप देश से बाहर भी छिप जाएंगे तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। यह मामला 2 व्यक्तियों की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। उन्होंने दावा किया था कि वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक कोटा में प्रवेश मिलना चाहिए। CJI ने इस पर संदेह जताया और कहा था कि जांच के आदेश दिए थे। CJI ने आरोपी व्यक्ति के पिता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी और कहा, आपने मेरे भाई को फोन करके दबाव डालने की कोशिश की है, यह बिल्कुल असहनीय है। आरोपी के वकील ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। CJI ने मामले को फिर से सूचीबद्ध किया और कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट द्वारा उस महिला के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया, जिसने केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोप लगाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा 12 फरवरी को दी गई अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के अंतिम निर्णय में दखल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीड़िता के संबंध में की गई कुछ टिप्पणियां अनावश्यक थीं और वे ट्रायल को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए उन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलीलें दी कि पीड़ित की मुख्य आपत्ति हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को लेकर थी, जिनमें यह संकेत दिया गया था कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां भविष्य में होने वाली सुनवाई को प्रभावित कर सकती हैं और न्याय प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह मामला पूर्व कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ दर्ज 3 दुष्कर्म मामलों में पहला था। 28 नवंबर 2025 को नेमोम पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म, बिना सहमति के गर्भपात कराना, आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए ऐसे निष्कर्ष निकाले जो ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक तरह से मिनी ट्रायल कर दिया, जो कि जमानत के स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की थी कि पीड़िता कथित घटना के बाद आरोपी के फ्लैट पर गई और वहां 2 दिन तक रुकी, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। इसके अलावा अदालत ने व्हाट्सएप चैट्स और अन्य बातचीत के आधार पर यह भी कहा था कि दोनों के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध थे और पीड़िता ने कथित रूप से स्वेच्छा से गर्भपात की दवा ली थी। पीड़िता ने टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनके चरित्र का सवाल उठता है और यह न्याय संगत नहीं है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने उसके साथ बार बार यौन शोषण किया और बाद में धमकियों और दबाव के जरिए गर्भपात के लिए मजबूर किया। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी और मानसिक दबाव बनाकर उसे गर्भपात की दवा लेने पर मजबूर किया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के खिलाफ अन्य यौन अपराधों के मामले भी लंबित हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इन तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
साथ ही पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे सोशल मीडिया पर लगातार परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि जमानत का आदेश बरकरार रहेगा, लेकिन पीड़िता के खिलाफ की गई अनुचित टिप्पणियां न्यायहित में हटाई जानी आवश्यक थी। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या है। आइए जानते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। यह टेम्पोररी प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शन है जो किसी एक्यूज को अरेस्ट होने से बचाने के लिए ग्रांट की जाती है जब उसके खिलाफ एफआईआर किसी दूसरे स्टेट या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में रजिस्टर्ड हो। यह रिलीफ बीएनएसएस के सेक्शन 482 के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका मेन पर्पस होता है एक्यूज्ड को तुरंत अरेस्ट ना किया जाए और उसको सफिशिएंट टाइम मिले कि वो कंसर्न्ड कोर्ट में रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्रोच कर सके। सिंपल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अरेस्ट किसी दूसरे राज्य में हो सकता है, तब वो अपने करंट ज्यूरिडिक्शन के सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल मांग सकता है। कोर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। हाल ही में सुमित गुप्ता वर्सेस बेलंदूर पुलिस स्टेशन मामले में बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने 24 मार्च को क्वाइन DCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता, नीरज खंडेलवाल और 4 अन्य लोगों को महाराष्ट्र में दर्ज चीटिंग और इम्पर्सोनेशन के मामले में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की। यह बेल सिर्फ एक टेम्पोररी लीगल शील्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव है पर्सनल लाइबिलिटी को प्रोटेक्शन करना, मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर को प्रिवेंट करना। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.